पल्लवी के पिता चंद्र प्रकाश रिक्शा चलाते थे और माँ सरिता दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते ताकि अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे सकें। पल्लवी जितनी पढ़ाई में होशियार थी उतनी ही स्वभाव की बहुत ही अच्छी थी। वो सभी से प्यार से बात करती थी। एक दिन की बात है, चंद्र प्रकाश हाथों में जलेबी लिए घर पहुंचा। तब पल्लवी खुश होते हुए बोली, पिताजी ये आपके हाथों में क्या है? आज मैं तुम्हारी पसंदीदा जलेबियाँ लेकर आया हूँ बिटिया। अरे वाह, जलेबी! पल्लवी की माँ, तुम भी मुँह मीठा कर लो। क्या बात है पल्लवी के बापू, आज आप खुश लग रहे हैं। अरे बात ही खुशी की है पल्लवी की माँ, हमने जो EWS का फॉर्म भरा था ना, उसमें हमारी बिटिया का नाम आ गया है। अब हमारी पल्लवी प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगी। पिता की बात सुन पल्लवी खुश होते हुए बोली, पिताजी क्या सच में? मैं भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ूंगी। हाँ बिटिया, तुम वहाँ खूब मन लगा कर पढ़ना। आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारी बिटिया हमारा सपना जरूर पूरा करेगी और पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगी। उसके बाद सभी खाना खाकर सो गए। फिर अगली सुबह जब पल्लवी अपने पिता के रिक्शे में बैठकर प्राइवेट स्कूल पहुंची, तब गेट के पास खड़े कुछ बच्चे उसे देखकर घूरने लगे, क्योंकि वहाँ सभी अमीर बच्चे पढ़ते थे और सभी अपनी बड़ी सी कार में आते थे। पल्लवी का प्राइवेट स्कूल में आज पहला दिन था। वो चुपचाप जाकर अपनी क्लास में बैठ गई। पल्लवी की क्लास में चारू नाम की एक बिगड़ैल लड़की पढ़ती थी। चारू स्कूल में काम करने वाले चपरासी, आया, ड्राइवर, माली सभी से बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी, लेकिन कोई भी कर्मचारी उसके खिलाफ कुछ कह नहीं पाता था, क्योंकि चारू के पिता महेश कुमार एक बड़े बिजनेसमैन थे और स्कूल को अच्छा खासा डोनेशन देते थे। चारू ने जब पल्लवी को देखा तो वो मुंह बनाते हुए बोली, ए लड़की, तुझे क्लास में अंदर आने किसने दिया? चल निकल यहाँ से। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ। अरे देखो फ्रेंड्स, आजकल गरीबों को भी प्राइवेट स्कूल में दाखिला मिलने लगा है। लगता है इसने EWS का फॉर्म भरा होगा। सही कहा तुमने टीना। इसकी शक्ल और कपड़े तो देखो, किसी नौकरानी से कम नहीं लग रही। हाँ। चारू अपनी सहेलियों के साथ मिलकर पल्लवी का मजाक उड़ाने लगी। तभी उनकी क्लास टीचर वहाँ आ गई और सभी बच्चों को डांटते हुए बोली, एवरीबॉडी कीप क्वाइट। ये क्या शोर मचा रखा है? सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। तभी टीचर की नजर पल्लवी पर गई। वो बोली, और तुम न्यू एडमिशन हो, तुम्हारा नाम क्या है? मैडम जी, मेरा नाम पल्लवी है। ओके, मैं तुम्हारा नाम रजिस्टर में लिख देती हूँ। चलो सब बच्चे मैथ्स की नोटबुक निकालो और ब्लैक बोर्ड पे दिए गए क्वेश्चन सॉल्व करो। कुछ देर बाद टीचर सबकी मैथ्स की नोटबुक चेक करने लगी। सभी बच्चों ने क्वेश्चन के आंसर गलत सॉल्व किए थे, बस पल्लवी को छोड़कर। ये देख टीचर पल्लवी को शाबाशी देते हुए बोली, वेरी गुड पल्लवी, तुमने तो क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट सॉल्व किया है। टीचर को पल्लवी की तारीफ करता देख चारू ईर्ष्या से जल उठी। चारू हर रोज अपनी सहेलियों के संग मिलकर पल्लवी को परेशान करने लगी। इस गरीब को कैसे भी करके स्कूल से भगाना होगा। मैडम की चहीती बनी फिरती है। इसे मैं इतना परेशान कर दूंगी कि तंग आकर स्कूल छोड़कर अपने आप भाग जाएगी। लेकिन पल्लवी ने स्कूल आना नहीं छोड़ा। वो खूब लगन और मेहनत से पढ़ाई करती। स्कूल की सभी टीचर्स उसकी खूब प्रशंसा करती। एक दिन की बात है, चारू का बर्थडे था। चारू ने अपनी सभी सहेलियों को अपने घर पार्टी में बुलाया। तभी उसके घर में काम करने वाली नौकरानी रसोई में घर पर आए सभी मेहमानों के लिए पकवान बना रही थी। दरअसल वो नौकरानी कोई और नहीं बल्कि पल्लवी की माँ सरिता थी। काम ज्यादा होने के कारण पल्लवी अपनी माँ की मदद करने उस शाम वहाँ आई। पार्टी में सभी मेहमानों के आने के बाद चारू ने एक बड़ा सा केक काटा। पल्लवी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। तभी चारू अपनी सहेलियों से बोली, देखो गाइस, ये लड़की तो हमारे यहाँ काम करने वाली नौकरानी की बेटी निकली। देखो तो कैसे मेरे केक को घूर घूर कर देखे जा रही है। बेचारी गरीब ने कभी केक देखा नहीं होगा, ना कभी खाया होगा। ये कहते हुए चारू पल्लवी का मजाक उड़ाने लगी। उसके बाद चारू केक का एक टुकड़ा जमीन पर गिराते हुए बोली, पल्लवी जरा इधर आना। हाँ चारू, तुमने मुझे बुलाया? ये केक का टुकड़ा नीचे गिर गया है, मैं इसे फेंकना नहीं चाहती, तुम इसे खा लो। नहीं चारू,
भले ही मैं गरीब हूँ, पर मैं नीचे गिरी हुई चीज नहीं खाती। नीचे गिरा हुआ केक नहीं खाएगी तो क्या तेरे लिए प्लेट में केक ला कर दूं? अपनी औकात देखी है, गरीब कहीं की। चारू की माँ संगीता ने चारू को पल्लवी के साथ बुरा बर्ताव करते हुए देख लिया। वो वहाँ आई और पल्लवी को एक प्लेट में केक का टुकड़ा देते हुए बोली, ये लो पल्लवी बेटी, केक खाओ। मॉम, आपको पल्लवी को केक देने की क्या जरूरत थी? बेटा, कोई पैसों से अमीर या गरीब नहीं होता। इंसान तो अपने अच्छे व्यवहार से पहचाना जाता है, ना कि पैसों से। पल्लवी गरीब है तो क्या हुआ, है तो इंसान ना, और सभी इंसान बराबर होते हैं। कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता, समझी तुम? वहीं दूसरी ओर पल्लवी एक कोने में बैठकर केक खा रही थी। तभी उसकी माँ सरिता वहाँ आई और मेहमानों के जूठे बर्तन उठाने लगी। तभी पल्लवी उससे कहती है, माँ, मैं बर्तन साफ करने में तुम्हारी मदद करती हूँ, इससे काम जल्दी हो जाएगा। इतना कहकर पल्लवी झूठे बर्तन उठाने में माँ की मदद करने लगी। नहीं बिटिया, मैं काम कर लूंगी, तुम घर चली जाओ, मैं काम निपटाकर थोड़ी देर बाद आती हूँ। नहीं माँ, इतना सारा काम है, मैं तुम्हें अकेले नहीं करने दूंगी। ये कहते हुए पल्लवी माँ की मदद करने लगी। तभी वहाँ चारू अपनी सहेलियों के साथ जा पहुँची और पल्लवी का मजाक उड़ाने लगी। देखो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली गरीब स्टूडेंट, इसकी माँ हमारे यहाँ नौकरानी का काम करती है, इसके घर का खर्चा हमारे पैसों से चलता है। पल्लवी और उसकी माँ सरिता उसके इस बर्ताव पर कुछ नहीं बोली, लेकिन चारू के माता पिता उसके इस बर्ताव से बहुत दुखी हो गए, क्योंकि वो सरिता और पल्लवी से इसके लिए माफी मांगते हैं। काम खत्म कर जब पल्लवी अपनी माँ सरिता के साथ घर जाने लगी, तभी चारू की माँ संगीता ने उन्हें मिठाई का डब्बा दिया। अगले दिन पल्लवी टिफिन में वही मिठाई लेकर आई, जिसे देख चारू बोली, अरे ये तो वही मिठाई है ना जो कल मेरी मॉम ने तुझे भीख में दे दिया था, वरना तूने कभी इतनी महंगी मिठाई खाई भी नहीं होगी। चारू की ये बात सुनकर पल्लवी की आंखों में आंसू आ गए। उससे वो मिठाई खाई नहीं गई। लंच ओवर होने के बाद क्लास में टीचर आई और बोली, बच्चों, हमारे स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता होने वाली है। वैसे चारू बेटा, मैंने तुम्हारा नाम पहले ही लिख दिया है। यदि आप में से कोई और स्टूडेंट इस दौड़ प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो अभी अपना नाम लिखवा सकता है। तभी पल्लवी आगे आई और बोली, मैडम, मैं दौड़ में हिस्सा लेना चाहती हूँ। ये सुनते ही चारू उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, तू हिस्सा लेगी? दौड़ में तू मेरी बराबरी करेगी, नौकरानी की बेटी। चारू, ऐसा नहीं कहते, पल्लवी बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, तुम कुछ सीखो पल्लवी से। और पल्लवी बेटा, कंपटीशन शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी है, तुम अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो। मैं भी देखती हूँ कि पल्लवी कैसे दौड़ में हिस्सा लेती है। वहीं दूसरी ओर पल्लवी सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाने से पहले दौड़ने की प्रैक्टिस करने लगी। वो जिस पार्क में प्रैक्टिस करने जाया करती, उसी पार्क में चारू भी प्रैक्टिस करने आया करती। पल्लवी को वहाँ देख चारू का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता। प्रतियोगिता शुरू होने से ठीक एक दिन पहले पल्लवी जब प्रैक्टिस खत्म कर वापस घर की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में चारू ने उसे रोक लिया। तू चाहे जितनी भी प्रैक्टिस कर ले, विनर तो मैं ही बनूंगी, समझी? चारू, विनर चाहे जो भी बने, मुझे तो बस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। अपनी औकात मत भूल, तेरी माँ मेरे घर में नौकरानी का काम करती है, समझी? ये कहते हुए चारू ने पल्लवी को जोर का धक्का दिया। पल्लवी सड़क किनारे जा गिरी। ये देख चारू जोर जोर से हंसने लगी। पल्लवी जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर खड़ी हो गई, लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। सामने से अचानक बहुत ही तेजी से बेकाबू गाड़ी आ रही थी। वो चारू को जख्मी करने ही वाली थी कि तभी पल्लवी ने बड़ी फुर्ती से चारू को अपनी ओर खींचकर सड़क किनारे धकेल दिया। ऐसा करते हुए पल्लवी को मामूली चोटें आईं। तुम ठीक तो हो ना चारू? मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें तो चोट लगी है। मामूली चोट है, कल तक ठीक हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने डॉक्टर अंकल के क्लिनिक में ले चलती हूँ। देखो कितना खून निकल रहा है, कल तुम्हें कंपटीशन में भी तो हिस्सा लेना है ना, चलो मेरे साथ। वो तुरंत उसे क्लिनिक ले गई, जहाँ उसकी अच्छे से मरहम पट्टी की गई। चारू को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और वो पल्लवी से माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दो पल्लवी, मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, हमेशा तुम्हारा बुरा सोचा, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। चारू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं इसी में बहुत खुश हूँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं।
अगर सच में तुमने मुझे माफ कर दिया तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, क्यों नहीं चारू। ये सुनते ही चारू ने पल्लवी को गले से लगा लिया। इस तरह अमीर और गरीब स्टूडेंट के बीच की दूरी खत्म हो गई। हालांकि दौड़ प्रतियोगिता दोनों में से कोई भी जीता हो, लेकिन दोनों की दोस्ती के बीच दरार नहीं आई, बल्कि दोनों की दोस्ती समय बीतने के साथ साथ और भी गहरी होती चली गई। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई 3 फ्रॉक की। तो चलिए दोस्तों, कहानी देखते हैं। एक बार की बात है, खुशी नाम की एक गरीब लड़की काशीपुर में अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। खुशी घर का खर्चा चलाने और माँ की दवाई के लिए सुंदर सुंदर कपड़े सिलकर बाजारों में बेचा करती थी। वो बहुत ही सुंदर कपड़े सिला करती थी। धीरे धीरे खुशी पूरे गांव में मशहूर हो गई कपड़े खरीदने, लेकिन उसके पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली मधु से उसकी कामयाबी देखी नहीं गई, क्योंकि वो भी कपड़े सिलने का काम करती थी, लेकिन कोई भी उससे कपड़े नहीं खरीदता था। ये देख मधु को खुशी से बहुत जलन होती थी। इस खुशी की बच्ची के पास ना जाने ऐसा कौन सा जादू है कि गांव के सारे लोग इसी के हाथ से सिले हुए कपड़े खरीदते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी सिलाई की दुकान तो बंद ही हो जाएगी। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। फिर एक दिन खुशी के घर में शहर से एक धनी व्यापारी आया और बोला, खुशी बिटिया, मैंने पूरे गांव वालों से तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है कि तुम बहुत सुंदर सुंदर कपड़े सिलती हो। इसलिए मैं तुम्हें 1000 डिजाइनर कपड़े बनाने का ऑर्डर देने आया हूँ। क्या तुम मेरे लिए 1 महीने के अंदर 1000 कपड़े सिलकर तैयार कर सकती हो? व्यापारी की बात सुन खुशी खुश होते हुए बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं सेठ जी, मैं आपको बहुत सुंदर सुंदर कपड़े सिलकर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। खुशी की बात सुन व्यापारी अपने जेब से पैसे निकालते हुए बोला, तो फिर ठीक है, ये लो तुम्हारा एडवांस, पूरे 5000 रुपए हैं। ऑर्डर पूरा हो जाने के बाद मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। इतना कहकर व्यापारी वहाँ से चला गया। वही खुशी 5000 रुपए और इतने सारे कपड़े सिलने का ऑर्डर मिलने पर बहुत खुश हुई और भगवान का धन्यवाद करती है। जब ये बात उसकी सहेली मधु को पता चली तो वो ईर्ष्या से जलने लगी। अच्छा, तो इसको 1000 कपड़े सिलने का ऑर्डर मिला है, मैं भी देखती हूँ 1 महीने के अंदर 1000 कपड़े कैसे सिल पाती है। दूसरी तरफ ऑर्डर मिलते ही खुशी कपड़े सिलने का काम शुरू कर देती है और दिन रात एक करके 1 महीने के अंदर 1000 कपड़े सिलकर तैयार कर लेती है। आखिरकार मैंने 1000 कपड़े सिलकर तैयार कर ही लिए। कल सेठ जी आएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। क्या पता मुझे और भी ऑर्डर मिले और ढेर सारे पैसे इकट्ठे करके मैं अपनी माँ का किसी अच्छे अस्पताल में इलाज कराऊंगी। इतना कहकर खुशी अपने कमरे में सोने चली गई, लेकिन तभी मधु मौके का फायदा उठाकर उस कमरे में दाखिल हुई जहाँ पर खुशी ने 1000 कपड़े सिल करके रखे हुए थे। फिर मधु उन सभी पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाकर वहाँ से भाग जाती है। देखते ही देखते आग की लपटें बढ़ने लगी। तभी अचानक खुशी की आंख खुल गई। अरे, जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? चलो चलकर देखती हूँ। जैसे ही खुशी दूसरे कमरे में दाखिल हुई जहाँ पर 1000 कपड़े रखे हुए थे, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अरे, ये आग कैसे लग गई? मेरी 1 महीने की मेहनत बर्बाद हो गई। मुझे कुछ करना होगा। ये कहते हुए खुशी जल्दी से बाल्टी में पानी लेकर आई और उनमें लगी आग को बुझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन देखते ही देखते उसके नजरों के सामने सभी फ्रॉक जलकर राख हो गए। अरे नहीं, ये सब क्या हो गया? अब मैं सेठ जी को क्या जवाब दूंगी? ये कहते हुए खुशी फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन समय के मुताबिक व्यापारी खुशी से अपना ऑर्डर लेने आया। खुशी, मुझे उम्मीद है कि तुमने 1000 कपड़े सिलकर तैयार कर लिए होंगे। मैं उन्हें लेने आया हूँ।
सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। कल अचानक घर में आग लग गई थी। उन आग की लपटों में सभी सिले हुए कपड़े जल गए। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। या तो तुम मुझे 1000 कपड़े सिल कर दो, नहीं तो मेरे 5000 रुपए वापस करो अभी। लेकिन साहब, मैंने आपके दिए हुए पैसे तो कपड़े खरीदने और सिलाई का सामान खरीदने में खर्च कर दिए। मेरे पास अभी आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे मेरे पैसे लौटा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। साहब, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो, मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगी। लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा समय नहीं दूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का समय है। अगर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा घर छीन लूंगा। इतना कहकर व्यापारी गुस्से से वहां से चला गया। दूसरी तरफ मधु दोनों की बातें चुपके से सुन बहुत खुश हो रही थी। अब पता चला इस खुशी की बच्ची को, चली थी मुझसे बराबरी करने। अब देखना मेरी दुकान कैसे चलती है। वही व्यापारी की बात सुनकर खुशी दुखी होकर नदी किनारे जाकर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 1 हफ्ते के अंदर 5000 रुपए कहाँ से लेकर आए। ये सोचकर वो जोर जोर से रोने लगी। तभी उसे रोता देख वहीं से गुजर रही जादूगरनी से देखा नहीं गया। वो उसके पास गई और बोली, क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। खुशी रोते हुए जादूगरनी को सारी बात बता देती है। अच्छा तो ये बात है, रुको मैं तुम्हारी समस्या का हल अभी कर देती हूँ। ये कहते हुए जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी से 3 जादुई फ्रॉक प्रकट करती है और तीनों फ्रॉक खुशी को देते हुए बोली, ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, ये तीनों जादुई फ्रॉक है। इन फ्रॉक की मदद से तुम्हारी जिंदगी से सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। ये कहकर जादूगरनी वहां से गायब हो गई और खुशी मुस्कुराते हुए तीनों जादुई फ्रॉक लेकर घर पहुंची और अपनी माँ को सारी बात बताई। तभी अचानक तीनों फ्रॉक में से बारी बारी सोने चांदी के सिक्के, ढेर सारे रुपए, हीरे जवाहरात गिरने लगे। ये देख खुशी और उसकी माँ हक्की बक्की रह गई। फिर जब 1 हफ्ते बाद व्यापारी खुशी के घर अपने पैसे लेने आया, तब खुशी व्यापारी को सारे पैसे वापस लौटा देती है। ये सब देख मधु जलकर राख हो गई। अरे ये सब कैसे हो गया? इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? कुछ तो गड़बड़ है, इस पर नजर रखनी होगी। फिर एक दिन मधु को जादुई 3 फ्रॉक के बारे में पता चल जाता है। अच्छा तो ये इन जादुई फ्रॉक का कमाल है, मैं खुशी को बर्बाद कर दूंगी। फिर रात होते ही मधु उन तीनों जादुई फ्रॉक को जलाने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। लेकिन तभी तीनों जादुई फ्रॉक में से आग के गोले निकलने लगे और मधु के घर के ऊपर गिरने लगे। अरे ये क्या हो गया? मेरा सुंदर घर जल रहा है, अब मैं क्या करूं? और देखते ही देखते मधु का घर जलकर राख के ढेर में बदल गया। ये देख मधु फूट फूट कर रोने लगी। ये सब मेरे बुरे कर्मों का फल है। मैंने उस बेचारी खुशी को बहुत परेशान किया, इसलिए मुझे ये सजा मिली है। आज के बाद मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। और उस दिन के बाद से अपनी गलती से सबक लेकर मधु पूरी तरह सुधर गई। वहीं दूसरी ओर खुशी उन तीनों जादुई फ्रॉक की मदद से कुछ दिनों में बहुत अमीर बन गई और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है।